नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब, ऑल सेट। चलिए तो शुरू करें आज की यात्रा। ठीक है, सो आर यू रेडी? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्योंकि आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें से एक सवाल कंफर्म एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में यूज होने वाली समस्त प्रकार की क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज, चाहे दाब हो, ताप हो, प्रेशर हो, एंट्रोपी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, इंटेंसिटी हो, है ना। बहुत सारी चीजें हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और उन सब की विमाएं, विमाएं मतलब कि डायमेंशंस, तो हम उन सब की आज लिखने वाले हैं डायमेंशंस। तो आज की क्लास आपको लर्न होनी ही चाहिए। एक एक चीज को आप लोग लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी डायमेंशंस आप फटाफट फटाफट निकाल पाएँ। ठीक है ना, क्योंकि डायमेंशन और यूनिट का एक सवाल हमेशा एग्जाम में आता है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी फिजिक्स, एनवीएस, केवीएस। अब तो एक नई वैकेंसी और आने वाली है, आपके लिए गोल्डन चांस है ये। एकलव्य विद्यालयों के बारे में तुम लोगों ने नाम सुना है इस वैकेंसी का? एकलव्य स्कूलों के बारे में बोलो। क्यों बच्चों, तुम सब ने क्या एकलव्य स्कूल्स के बारे में सुना है? ये केवीएस जितने ही बड़े होते हैं, इनका सैलरी पैकेज उतना ही बड़ा होता है। ये भी गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, बिकॉज इस वैकेंसी के बारे में ज़्यादा किसी को पता होता नहीं है। ठीक है ना, मैं इसका नोटिफिकेशन आपको भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जैसे ही इसके फॉर्म निकलेंगे मैं आपको सूचित कर दूंगा। प्रोबेबली जुलाई के मंथ में इसके फॉर्म निकलने वाले हैं। 740 पोस्ट हैं। ठीक है ना, कितनी पोस्ट है? 740। हर संभाग में एक स्कूल होता है जिसे बोलते हैं एकलव्य पब्लिक स्कूल। ये भी केवीएस की तरह ही होता है। ठीक है ना, और इनका भी सैलरी पैकेज केवीएस जितना ही होता है। इसमें सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। क्या होगा बेटा? सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। ठीक है, और इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, मैं आपको इसका एक नोटिफिकेशन जो है ना वो भेज देता हूँ। मेरे पास नोटिफिकेशन मैंने आज ही डाउनलोड किया है, जस्ट होल्ड डाउन। आप सब लोग ग्रुप में उपस्थित हो, इसीलिए मैं आपको वो ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पर जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग भी इस कोर्स को ले लेना, आरपीएससी वाले कोर्स को। तुम जैसे ही इस कोर्स को ले लोगे मैं आपको वैसे ही जो है ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं ग्रुप में इसको भेज रहा हूँ, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये नोटिफिकेशन है इसका। ठीक है, और बल्कि मैं आपको एक और यूट्यूबर है, उन्होंने शायद इसके बारे में कुछ अच्छा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँ, पर मैं आपको इसी क्लास में वर्बली बता सकता हूँ कि ये क्या है। ठीक है ना, वर्बली आप लोग जान सकते हो इस बारे में। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये वैकेंसी किस प्रकार से है। तो यूट्यूब पे जो मुझे लोग देख रहे हैं वो लोग यहीं से थोड़ा सा समझ लेना कि ये वैकेंसी आखिर है क्या। ठीक है ना, मैं एक अलग से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम कौन सा है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है ना, ये एग्ज़ाम जो है इसका नाम है, इधर क्या मेरा पेन ये रहा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। ये रहा, यहाँ पे हम लोग बताते हैं, देखो इस एग्ज़ाम का नाम है EMRS। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। क्या नाम है इसका? एकलव्य मॉडल
रेजिडेंशियल स्कूल, मैंने वो नोटिफिकेशन खोल लिया, मैं उसमें से देख देख के बता रहा हूँ आपको, आपके काम काम की बात है। इसमें देखो हर प्रकार की पोस्ट है, ठीक है ना। और इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू, ये तो खैर पुरानी बात है, 2021 की बात है ये तो। पर अब एक नया जो आया है उसका बता दूं मैं आपको। ये तो पुरानी वैकेंसी का खैर है, 21 तो पुरानी वैकेंसी में 23 की और ढूंढ लेता हूँ। नेक्स्ट मंथ, हाँ नेक्स्ट मंथ में इसकी फॉर्म निकलेंगे। सीबीटी मोड में इसका एग्ज़ाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसमें सारे वही सिलेबस है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, 11 12 और बीएससी का, तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। और इसमें पीजीटी फिजिक्स की जो ग्रेड पे है वो है 47,600 मिनिमम इतना मिलेगा, और 1,51,100 मैक्सिमम इतना मिलेगा। मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी इतनी होगी और फिर धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती आपकी सैलरी यहाँ तक पहुँच जाएगी रिटायरमेंट तक, ठीक है। सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगी आपको इस एग्ज़ाम में। और फिजिक्स में भी इसकी पोस्ट है, हालांकि हर सब्जेक्ट में इसकी पोस्ट निकली है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना, सब में इसकी पोस्ट है, ठीक है। आपको दोनों मीडियम में एग्ज़ाम देने को मिलेगा इसमें, चाहो तो आप हिंदी मीडियम में दे सकते हो और चाहो तो आप इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हो, तो दोनों मीडियम है इसमें एग्ज़ाम के। पैटर्न बता दूं मैं आपको क्या रहेगा। देखो इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, प्रिंसिपल की तुम अप्लाई कर नहीं सकते, वाइस प्रिंसिपल भी तुम अप्लाई नहीं कर सकते, पर हाँ पीजीटी में तुम अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी में जो है ना 160 नंबर का पेपर होगा तुम्हारा, 100 160 नंबर का पेपर होगा। इसमें इंटरव्यू है 40 नंबर का। तो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा, और 3 घंटे के अलावा आपको, हाँ बस 3 घंटे ही है, 180 मिनट में 160 सवाल करने हैं। ऑन एवरेज वही पैटर्न है कि 1 मिनट में एक सवाल करना है, ठीक है ना, 1 मिनट में एक सवाल करना है। अब 160 सवाल का डिवीजन किस हिसाब से वो मैं आपको समझाता हूँ। जनरल हिंदी के 10 सवाल आएंगे, ठीक है ना, जनरल हिंदी के 10 सवाल आएंगे, जनरल इंग्लिश के 10 सवाल आएंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10 सवाल आएंगे, एनालिटिकल एबिलिटी के 15 सवाल है, मतलब वही रीजनिंग वगैरह की बात चल रही है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें भी रीजनिंग की बात है, तो उसके 10 सवाल आएंगे। कंप्यूटर लिटरेचर, मतलब थोड़ा कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो कंप्यूटर के बारे में 5 सवाल आएंगे, वो तो बेसिक सवाल होते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सेल वगैरह वर्ड वगैरह की बातें होती है, तो कंप्यूटर का तो खैर आप लोग देख लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ उसके 5 सवाल आएंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी, जो कि सब जानते हो कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, पेडागोजी की बात चल रही है बस नॉर्मल। तो पेडागोजी के सवाल आएंगे आपके 20 सवाल, ठीक है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी, आप जानते हो पेडागोजी क्या होती है, नहीं जानते तो बता दूं मैं आपको। ये पढ़ाने के तरीकों से संबंधित सवाल होते हैं कि आप बच्चों को, जैसे मान लो कोई बच्चा क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा पढ़ने में, तो आप क्या करोगे। अगर किसी माता पिता को कोई शिकायत है आपसे, तो आप कैसे उसको सॉर्ट आउट करोगे। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, वो तो उसका भी एक कोर्स होता है। आप जब आरपीएस की फर्स्ट डिग्री तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको सबकी कोचिंग करनी पड़ेगी। पेपर फर्स्ट में जो आता है ना पूरा आरपीएससी का, उसमें तो खैर बहुत कुछ आता है, बट उसमें एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट भी होता है, साइकोलॉजी के साथ पेडागोजी आप पढ़ सकते हो। तो 20 सवाल होंगे उसके, और नॉर्मल सवाल होता है। सब्जेक्ट नॉलेज मतलब फिजिक्स के 80 सवाल होंगे, बचे हुए 80 सवाल फिजिक्स के होंगे, मतलब 160 सवाल में से आधे सवाल फिजिक्स के होंगे और आधे सवाल बचे हुए इन सब फालतू फालतू इंग्लिश हिंदी ये सब के होंगे, ठीक है। चलिए तो ये 160 सवाल हो गए। इसके अलावा 1 नंबर का एक सवाल होगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, जैसे कि CSIR नेट में होती है, मतलब अगर आपने गलत सवाल किया तो आपको 0.25 का, तो मैंने आपको पहले बोला है
ये केवीएस का ही पैटर्न है पूरा, केवीएस के ही स्कूल होते हैं ये सब। अरे एक बात बताओ, आरपीएससी आपको जब अपॉइंट करती है किसी स्कूल में स्कूल लेक्चरर, तो उसी उन्हीं स्कूल लेक्चरर को उन्होंने महात्मा गांधी स्कूल में आपको अपॉइंट करवा दिया। वैसे ही केवीएस वाले होते हैं, अब केवीएस के पैटर्न पे इसके विद्यालय खुले होते हैं, एकलव्य मॉडल रीजनिंग रीजनल इंस्टीट्यूट, मतलब स्कूल, ये मतलब रेजिडेंशियल है, सॉरी रीजनल रेजिडेंशियल, मतलब कि आपको इन्हीं स्कूल्स में रहना पड़ेगा। क्लियर? खैर सुविधाएं बहुत टिप टॉप देते हैं ये लोग। आप रेजिडेंशियल स्कूल है, यहाँ विद्यार्थी रहते हैं, आप चाहो तो आप भी रह सकते हो, नहीं चाहो तो आप बाहर भी रह सकते हो। रेजिडेंशियल का मतलब होता है कि वहां पर विद्यार्थी रहते हैं, हॉस्टल्स की सुविधा होती है वहां पे ना, तो वो सब होता है। खैर तो ठीक है, एज क्राइटेरिया तो खैर आप लोग आते हो, आप 35 साल के तो हुए नहीं हो, लास्ट 35 साल इसकी एज क्राइटेरिया। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम के 7 दिन पहले डाउनलोड हो जाएगा, तो खैर छोटी मोटी बातें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एनटीए एग्जाम करवाएगा, ये भी कोई छोटी मोटी बातें हैं। नेगेटिव मार्किंग बेटा ऐसे काम करती है कि अगर आपने सही सवाल किया तो 1 नंबर मिल जाएगा, तो जितने सही सवाल करोगे उतने उतने नंबर काउंट हो जाएंगे, और फिर गलत सवाल किया तो 0.25 जो नंबर है वो आपका कट जाएगा, मतलब 4 गलत सवाल किए तो 1 नंबर कट जाएगा, 6 गलत सवाल किए तो 1.5 नंबर कट जाएगा। ऐसे करता है नेगेटिव मार्किंग काम। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 9 से 12 की एक शिफ्ट होगी और 3 से 6 की दूसरी शिफ्ट होगी। और क्या है इसमें, और आपके मतलब पढ़ा तो बहुत सारा, पर आपके काम का कुछ हो तो मैं बताऊं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं मैं आपको, खैर नॉर्मल क्राइटेरिया है जो आप लोग केवीएस में फॉलो करते हो, वही क्राइटेरिया है। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड टेस्ट, मतलब आपका एमएससी होना चाहिए फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। कोई बात नहीं, वो तो नहीं है आपके पास, और उसके अथवा में एक और क्वालिफिकेशन है। मैक्सिमम कितने भी जा सकते हैं, जितने दे सकते हो। 160 के 160 सवाल गलत कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैक्सिमम 40 नंबर आप ला सकते हो नेगेटिव आप 160 ही गलत कर दो, कौन मना कर रहा है। हाँ, क्राइटेरिया में देखो क्या लिखा हुआ है कि या तो आपका कहीं से इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स होना चाहिए, जो कि आपके पास है नहीं, पर कोई बात नहीं, उसके अथवा में भी एक और क्राइटेरिया दिया हुआ है। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, वो आपके पास में है। आपका एमएससी 50% से तो है ना भैया, पहले बता दो। अगर 50% से नहीं है तो तैयारी छोड़ दो, ना तुम आरपीएससी में जाओगे ना तुम केवीएस में जाओगे ढंग से, क्योंकि तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसका क्राइटेरिया है कि आपका एमएससी में मिनिमम 50% होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पीजीटी इंग्लिश में दे रहे हो, जो कि आपके कोई काम का नहीं, छोड़ो इसको तो यार। हाँ, आपकी एमएससी फिजिक्स में होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। भाई सबकी फिजिक्स में ही है ना भैया, पहले बता दो, किसी की मैथमेटिक्स में तो नहीं है। और क्या है, बीएड होनी चाहिए, और क्या है, इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंसी होनी चाहिए। इन लोगों ने साफ साफ लिखा हुआ है भाई साहब कि इंटरव्यू के वक्त हम ये देखेंगे कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हो या नहीं हो। बताओ, सबसे तगड़ा कोर्स अपना वाला है इस मामले में, क्योंकि अपन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ रहे हैं, और इनका क्राइटेरिया यही है इंग्लिश में पढ़ाना, मतलब आपको बाई लैंग्वेज आनी चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। इसका मतलब ये है कि आप प्रोफेशनली ऐसे ट्रेंड हो कि आप हिंदी में तो हिंदी में और इंग्लिश में तो इंग्लिश में, दोनों में पढ़ा सको, दोनों में पढ़ाने के लिए कंफर्टेबल हो। इंटरव्यू में सबसे बड़ी चीज यही देखी जाएगी कि क्या आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकते हो क्या, बस खत्म काम, और तो कुछ नहीं है इसमें। टीजीटी का तो अपन को देखना नहीं है, क्या ही करोगे टीजीटी करके, पीजीटी कर लो बस। पीजीटी का तो हो गया, ये तो हो गया, बस यही है। ठीक है, इतना ही क्राइटेरिया है। बाकी जब भी फॉर्म निकलेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप चिंता मत करना। ठीक है, आप सब लोग फॉर्म भर देना, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
प्रोबेबली प्रोबेबल है ये, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ 740 पोस्ट है फिजिक्स की ऑल ओवर इंडिया। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दो, भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। ग्रुप में मैंने इसका वो भेज दिया लिंक, उसको खोल के डिटेल में पढ़ लेना। बाकी मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी जो जो आपके काम की थी। इतना बड़ा पढ़ के कोई फायदा नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट करोगे। बस इतना याद रखो कि सब सही है, और इतना याद रखो कि ये एकदम गोल्डन चांस है तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी अपन जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का है। और एक और गोल्डन चांस बताऊं, जब ये एग्जाम होगा ना आपका, जब भी होगा इन फ्यूचर, अभी तो खैर फॉर्म निकल रहे हैं, पर जब भी एग्जाम होगा तब तक अपनी दोनों बुक खत्म हो जाएगी, 11th की भी खत्म हो जाएगी और 12th की भी खत्म हो जाएगी। और इसमें 90% सिलेबस 11th 12th का है, 10% सिलेबस बीएससी का है। तो खैर बीएससी में तो वो बाद में स्टार्ट करेंगे अपन 11th 12th के बाद। तो पहले हम 11th 12th पढ़ेंगे, ताकि केवीएस एनवीएस मध्य प्रदेश वर्ग 1 और ये जो एकलव्य कॉलेज है ना, इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो 11th 12th के बेसिस पे आप ये सब एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। इंग्लिश में चाहो तो लिख लो, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 1, बल, फोर्स। बताओ फोर्स का विमीय सूत्र क्या होता है, जल्दी बताओ। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसको, बहुत इजी है ये। मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में होता है, त्वरण को हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे ये तो पता है ना। अब इसका विमीय सूत्र सारा, क्योंकि ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो किलोग्राम मतलब मास, मास का मतलब एक कंट्रीब्यूशन है। एम मतलब होता है बेटा, एम मतलब होता है मीटर, मीटर मतलब लेंथ का पैरामीटर। सेकंड स्क्वायर मतलब समय का पैरामीटर, तो समय का पैरामीटर क्या होता है t-2। इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, दिस थिंग। तो ये क्या हो गया हमारे पास, बल का विमीय सूत्र। इस तरीके से बना सकते हैं। नंबर दूसरा, घनत्व, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी। डेंसिटी का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा, डेंसिटी मतलब होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। हालांकि डेंसिटी बहुत प्रकार की होती है, बट जैसे चार्ज डेंसिटी है ना, पर हम लोग को जब नॉर्मल डेंसिटी बोला जाए ना, तब हम लोग मास डेंसिटी की बात करते हैं। तो वॉल्यूम का होता है मीटर स्क्वायर। अब किलोग्राम को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, मास का कंट्रीब्यूशन, और मीटर स्क्वायर लेंथ का कंट्रीब्यूशन है। टाइम का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। दैट्स इट। नंबर तीसरा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय नियतांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जी बोलते हैं बेटा। पहले अब जी निकालने के लिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आखिर जी आता कहाँ पर है। तो जी कहाँ पे आता है बेटा, हम ये जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से जी को अकेला कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो जी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, जिसकी वैल्यू निकालनी है, फोर्स मल्टीप्लाई विद द आर स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास। अब आपने ऊपर फोर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मास इंटू सॉरी आर स्क्वायर है, मतलब मीटर स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पर है, और उसके बाद में मास इंटू मास मतलब दो मास है, तो किलोग्राम का स्क्वायर भी हो जाएगा यहाँ पे। तो भाई साहब 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट जाएगा, बाकी सब तो खत्म। ठीक है, हो गया हमारा काम। तो इसलिए हमारे पास जो बचेगा जी का सूत्र, वो बचेगा मीटर का क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब अपॉन सेकंड का स्क्वायर और किलोग्राम।
सो हम ये बात बोल सकते हैं बेसिकली कि इसका बीम सूत्र बन जाएगा, एम का कंट्रीब्यूशन -1 है, लेंथ का कंट्रीब्यूशन 3 है और टाइम का कंट्रीब्यूशन -2 है। अरे ये जो चीज़ें ना ये आती है एग्जाम में, ये बूंदे बूंदे जो होते हैं ना, इनका पूछ लेता है वो बीम सूत्र। तो इसके लिए आपको हर तरह के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। वर्क डन, ठीक है। अगला है वर्क डन, मतलब कार्य। नंबर चौथा है कार्य या फिर वर्क। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। अब बेटा बल जो होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। विस्थापन जो होता है वो बहुत सिंपल सी बात है, विस्थापन जो होता है ना वो होता है मीटर में। तो बस हो गया तुम्हारा काम। तो इससे तुम्हारा मास का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, एक बार हो गया, लेंथ का कंट्रीब्यूशन 2 बार हो गया, और समय का कंट्रीब्यूशन -2 बार हो गया। और एक मजे की बात बताऊं तुम्हें, कार्य ऊर्जा प्रमेय ये बात बोलती है कि कार्य बराबर ऊर्जा होती है, पता है तुम्हें। कार्य ऊर्जा प्रमेय ये बात बोलती है कि कार्य बराबर ऊर्जा होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो डायमेंशन वर्क की होती है वही डायमेंशन एनर्जी की होती है, सिंपल है ना। देखो, तो ये चीजें आगे आपके बड़े काम आएगी। आप किसी भी प्रकार की एनर्जी ले लो, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी की डायमेंशन यही आने वाली है, उस एनर्जी की डायमेंशन यही आने वाली है, क्योंकि एनर्जी एनर्जी होती है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, एनर्जी किसी भी टाइप की हो उसकी डायमेंशन हमेशा यही होती है, m1l2t-2। और हम किससे बोल रहे हैं ये बात, हम बोल रहे हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से, वर्क एनर्जी थ्योरम से, कि वर्क बराबर एनर्जी। इसीलिए तो कोई तुमसे एनर्जी की डायमेंशन पूछे तो यही लिखनी है, ठीक है ना बेटा। अगला जो डायमेंशन आपको लिखना है, परमिटिविटी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एक ही बात है, विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, परमिटिविटी। विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, इंग्लिश में उसको बोलते हैं परमिटिविटी। अब एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन नोड एक ही बात है। अब कहाँ आता है ये, कुछ याद है क्या तुमको। देखो हम जानते हैं कूलॉम फोर्स बराबर क्या होता है, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब k का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड होता है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। अब 4 पाई तो कांस्टेंट है, उसकी कोई बीमा नहीं होती है। तो इससे हम ये बात जानते हैं, बीम सूत्र निकालना है आपको एप्सिलॉन नोड का। तो हम ये बात जानते हैं q1 q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। अब आपके पास समस्या ये है कि आपको क्यू का डायमेंशन पता करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर क्यू तो कुलाम में होता है। अरे तो बेटा मैंने 7 क्वांटिटीज लिखाई, उन 7 क्वांटिटीज में वो बेसिक क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। क्या उन फंडामेंटल क्वांटिटीज में कहीं पर चार्ज लिखा था क्या, क्या कुलाम लिखा था क्या, नहीं लिखा। तो हम कुलाम के रूप में नहीं लिख सकते इस फॉर्मूले को। तो क्या करें, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर में चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। तो इससे तुम्हारा जो चार्ज का जो फॉर्मूला है वो निकल जाएगा आई मल्टीप्लाई विद द टी। ठीक है, इसका मतलब इसका हो जाएगा, आई का मतलब एम्पियर होता है, सो एम्पियर मल्टीप्लाई विद द सेकेंड, है ना। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स जो होता है फिर से वही बात है यार, किलोग्राम मल्टीप्लाई विद द मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा ना, सिंपल सी बात है यार। और फिर आर स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब फिर से मीटर स्क्वायर। तो भाई साहब अब देख लो कितने सेकंड हो गए और कितने मीटर हो गए। तो इससे देख लो एम्पियर हो गया 2 बार,
एम्पियर 2 बार हो गया, सेकंड जो है वो 4 बार हो गया, किलोग्राम जो है वो 1 बार हो गया, और मीटर जो है वो 3 बार हो गया। तो अल्टीमेटली जो डायमेंशन बनेगी इसकी, फाइनली जो बनेगी निकल के, मास का कंट्रीब्यूशन कितना है 1 बार, लेंथ का कंट्रीब्यूशन कितना है माइनस में 3 बार, टाइम का कंट्रीब्यूशन कितना है 4 बार, और एम्पियर का कंट्रीब्यूशन कितना है 2 बार माइनस में। तो फाइनल डायमेंशन क्या बन जाएगी इसकी, ये m-1 l-3 e4 एंड a-2। अरे आ गई बात समझ में, बोलो, है ना मजेदार चीज। अब अगला तुम निकालो प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। बताओ फटाफट, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, उसकी बीमा क्या होती है प्लांक नियतांक। मैं भी निकालता हूँ फटाफट से ना, नंबर 6 पे। पहले ये देखो आखिर प्लांक कांस्टेंट जो है वो किस फॉर्मूले में आता है। प्लांक कांस्टेंट h, तो देखो इसके लिए जो फॉर्मूला काम आएगा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको पहले ही बोला है कि एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो वर्क की होती है, ये एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से h का फॉर्मूला निकल जाएगा, न्यू बराबर c अपॉन लेमडा होता है ना। तो एनर्जी अपॉन न्यू, न्यू बराबर होता है c अपॉन लेमडा, एनर्जी मल्टीप्लाई विद द लेमडा अपॉन सी। न्यू बराबर क्या होता है बेटा, c अपॉन लेमडा होता है, c अपॉन लेमडा होता है। या फिर एक और सिंपल सूत्र बताता हूँ मैं आपको, चलो ये छोड़ो। न्यू बराबर होता है, न्यू बराबर होता है 1 अपॉन एफ। न्यू बराबर क्या होता है 1 अपॉन एफ, बताओ जल्दी, होता है नहीं होता, सॉरी 2 पाई एफ, एफ न्यू मतलब 2 पाई एफ मतलब 1 अपॉन टाइम, न्यू की डायमेंशन होती है 1 अपॉन टाइम। अरे न्यू जो होती है ना वो आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल, ठीक है। तो ये टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, सबसे इजी फॉर्मूला हो जाएगा ये आपके लिए ना, सबसे इजी। अब आपको वर्क का तो पता ही है, आप उस किसी भी निकाल लो सोनिया। देखो फॉर्मूला आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको फिजिक्स में कितने फॉर्मूले याद है ना बेटा, उस पर डिपेंड करता है। आप किसी भी फॉर्मूले से डायमेंशन निकाल सकते हो। तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर तो वर्क का होता है, इसमें सेकंड और जोड़ दो तो सेकंड सेकंड कट जाएगा। तो फाइनली जो बचेगा एच का डायमेंशन, वो क्या बचेगा बेटा, मैंने आपको कितने फॉर्मूले बता, देखो न्यू बराबर होता है ये 1 अपॉन टाइम, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा, लेमडा वेवलेंथ है जिसको मीटर में नापते हैं। तो वो सब चीजें हैं, तो किसी से भी निकाल सकते हो आप, जो आपकी इच्छा है। तो एच का जो फंडामेंटल फाइनली फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, मास का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, लेंथ का कंट्रीब्यूशन 2 होता है, और टाइम का कंट्रीब्यूशन -1 हो जाएगा इस स्थिति में। तो कुल मिला के आपका एच का डायमेंशन इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। सोनिया ऐसी गलती ना करो, गलत गलत मत निकालो, सिंपल सिंपल सवाल है, और ये आपको प्री पकड़ के नंबर देके जाएंगे, ये सवाल पता है तुम्हें। और ये एक सवाल कंफर्म एग्जाम में आता है कि किसी ना किसी क्वांटिटी की डायमेंशन आपसे पूछ लेते हैं। चलो, श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी कांस्टेंट, अगला नंबर 7, विस्कोसिटी कांस्टेंट या श्यानता गुणांक। अब तुमको श्यानता गुणांक का फॉर्मूला याद होना चाहिए भैया, फिजिक्स का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है
जहाँ पे श्यानता गुणांक या विस्कोसिटी कांस्टेंट आता हो। अरे यार एक ही तो फॉर्मूला है यार, विस्कस फोर्स, श्यान बल। विस्कस फोर्स या श्यान बल एक ऐसा फॉर्मूला होगा जहाँ पे आप श्यानता गुणांक ले सकते हो। हाँ हाँ, अरे यार कोई भी ले लो यार, 6 पाई ईटा RVT ले लो, या फिर ये लो, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो ले लो। F इज इक्वल टू माइनस का ईटा ए मतलब एरिया, डेल वी, वी मतलब होता है वेग प्रवणता, मतलब ये वेग हो गया और ये प्रवणता के लिए नीचे एक्स लगा दो तो वेग प्रवणता हो जाएगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ईटा निकालना है, ईटा बराबर हो जाएगा बल मल्टीप्लाई विद द एक्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क हो गया, वर्क मतलब एनर्जी होगी, और नीचे क्या आ जाएगा एरिया मल्टीप्लाई विद द डेल वी। तो वर्क देखो, फोर्स मल्टीप्लाई विद द डिस्प्लेसमेंट वो तो वर्क हो गया, वर्क मतलब एनर्जी, तो वापस से वही फॉर्मूला एनर्जी का, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये तो एफ हो गया। इसके अलावा ए मतलब एरिया, तो एरिया मतलब हो गया आपका मीटर स्क्वायर, और वी मतलब कि मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, बस ये हो गया तुम्हारा काम। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, तो तुम्हारा ईटा का जो फॉर्मूला बना वो क्या बन जाएगा, एम का कंट्रीब्यूशन एक बार हो गया, एम एल का कंट्रीब्यूशन माइनस एक बार हो गया, और समय का कंट्रीब्यूशन माइनस एक बार हो गया। दैट्स इट, ये बन गया आपका फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत? कोई भी फॉर्मूला लगा लो जो भी तुमको याद हो और उसको एडजस्ट कर लो, कोई समस्या तो नहीं है ना इस सवाल में? बोलो। चले आगे। अगला निकालो, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये मत बोल देना कि वेबर होता है, अरे मुझे उसकी डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, जो 7 क्वांटिटीज है ना उनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इसको, 7 क्वांटिटीज में, जो मैंने आपको शुरुआत में फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज दिखाई थी उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इसको। लिखो, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र 8वां, चुंबकीय क्षेत्र। आपको भी अब बताओ कहाँ से निकालोगे, तो एक फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल सा, एफ बराबर मतलब चुंबकीय बल बराबर होता है क्यू वी बी, चुंबकीय बल मतलब एफ, और वो बल है चाहे चुंबकीय हो चाहे कोई बल है, वो तो आप ये मान लो, यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो बी का फॉर्मूला, बी बराबर होता है एफ अपॉन क्यू वी। अब क्यू तो फंडामेंटल है नहीं और एफ भी नहीं है, तो एफ मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वही किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वही क्यू बराबर आई टी होता है, आई मतलब एम्पियर मल्टीप्लाई विद द सेकेंड, और वी मतलब मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। अब भाई साहब देख लो, सेकेंड से सेकेंड गया, मीटर से मीटर गया, अब बताओ किसका कितना क्या का कंट्रीब्यूशन है, मास का कोई कंट्रीब्यूशन है? बिल्कुल है। लेंथ का कोई कंट्रीब्यूशन है? नहीं है। समय का? बिल्कुल है। और इसमें तो एम्पियर भी है, तो एम्पियर का भी कंट्रीब्यूशन ऐड करना पड़ेगा, बस सिंपल है यार। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर? चले आगे। इलास्टिसिटी कांस्टेंट, अगला, प्रत्यास्थता गुणांक, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट। फटाफट सोचो क्या होगा इसका, याद करो कोई फॉर्मूला जहाँ पे इलास्टिसिटी कांस्टेंट आता हो। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता
गुणांक। एक्चुअली इसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आप ही जानते हो कि जो प्रतिबल होता है ना, जिसे आप क्या बोलते हो, स्ट्रेस बोलते हो। हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेस। तो प्रतिबल जो होता है ना वो विकृति के समानुपाती होता है। तो स्ट्रेस इज proportional to strain. So we can say that the stress is simply equal to प्रत्यास्थता गुणांक। अब इसको क्या लिखें, मैं ए लिखा एप्सिलॉन मल्टीप्लाई विद द स्ट्रेन। तो प्रत्यास्थता गुणांक जो होगा वो ई कहलाता है और उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। प्रतिबल का मतलब होता है इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, इसको बोलते हैं प्रतिबल। और स्ट्रेस वही होता है द फोर्स ऑन द यूनिट एरिया। और स्ट्रेंथ मतलब होता है द चेंज इन द लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। मतलब कि लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। अरे ये सिंपल सी बात होती है यार। देखो दो क्वांटिटी होती है, जब भी हम किसी भी क्वांटिटी पे से बल लगाते हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो क्वांटिटी अपने ऊपर प्रतिबल लगाती है, ठीक है ना। तो इकाई क्षेत्रफल पर जितना अपन ने उसके ऊपर बल अप्लाई किया उसे प्रतिबल या स्ट्रेस कहते हैं। अब अगर मैंने कोई बल लगाया और इसमें कोई डिस्टरबेंस या कोई चेंज आया इसकी लेंथ में, तो वो स्ट्रेन या उसमें विकृति कहलाती है कि कोई वस्तु कितनी विकृत हुई है। तो उस वस्तु में आने वाला परिवर्तन जिसे बोलते हैं लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में ले रहे हो तो 1D में लंबाई लेनी पड़ेगी, 2D में क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, 3D में वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो आप जब बल लगाते हो तो उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ एज कंपेयर टू देयर ओरिजिनल लेंथ, प्रारंभिक लंबाई की कंपैरिजन में, तो उसे स्ट्रेन कहा जाता है। तो अगर इससे देखा जाए फॉर्मूले को, तो बेटा देखो ये तो लंबाई का है तो ये तो इसकी डायमेंशन को कैंसिल कर देगा। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और एरिया की डायमेंशन क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो बेटा खत्म कर देना मीटर स्क्वायर को। इसका मतलब मीटर स्क्वायर ने मीटर स्क्वायर को खत्म कर दिया, तो जो बचा वो उसकी डायमेंशन हो जाएगी। जो बचा उसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, m का कंट्रीब्यूशन होता है 1, l का कंट्रीब्यूशन 0, टाइम का कंट्रीब्यूशन -2। दैट्स इट। बोलो सही है। हाँ यार असाइनमेंट देंगे तुमको यार, जल्दी देंगे, चिंता मत करो। ओके अगला लिखो तीव्रता, इंटेंसिटी। नंबर 10। अब तुमको इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद नहीं होगा तीव्रता का। इंटेंसिटी या तीव्रता, तीव्रता जो होती है ना बेटा, उसके फॉर्मूले होते हैं इकाई समय में लगने वाला दाब। दाब बराबर क्या होता है, सॉरी शक्ति, शक्ति पावर है, ये पावर, ये पावर है, पावर। और पावर इज इक्वल टू हम जानते हैं एनर्जी अपॉन एरिया, मतलब ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। ऊर्जा बटा क्षेत्रफल, उसमें हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है। अब ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा की विमा क्या होती है बेटा, वो तो आपने पता पढ़ रखी है, m1l2। वही विमा जो वर्क की होती है वही ऊर्जा की होती है। और एरिया तो वैसे भी लेंथ का 2 पावर होता है, तो 2 पावर कट जाएगा, तो ये तो हो जाएगा m1l0t-2। ये तो हो गया तुम्हारे पावर का बीमा। अब इस पावर में हम लोग थोड़ा सा इसको कर देते हैं, तो आई कितना हो जाएगा हमारे पास, पावर का हो गया m1l0t-2 अपॉन टाइम, टाइम का हो गया t1, तो ये ऊपर जाएगा तो t। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, m1l0t-3। बोलो कोई दिक्कत।
हाँ हाँ बिल्कुल, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सोनिया, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एक ही बात है वो तो। मैंने पावर को क्या लिख दिया, एनर्जी अपॉन एरिया। तो एनर्जी अपॉन एरिया इधर रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा फॉर्मूला, बस वही। सो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। और यही तुम्हारा आगे चल के पॉइंटिंग वेक्टर होगा, देखना भी। तो इसीलिए ये सब फॉर्मूले इंटरकनेक्ट होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। अगला है स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन नियतांक। बोलो, स्टीफन नियतांक के लिए क्या करें? नंबर 11 है स्टीफन नियतांक। स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट, तो एक फॉर्मूला होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो इंटेंसिटी निकलती है ना, वो इंटेंसिटी बराबर होती है सिग्मा मल्टीप्लाई विद द T4। टी मतलब टेम्परेचर, केल्विन में होता है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी अपॉन टेम्परेचर। अब इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो आई है ये तीव्रता है, मतलब इंटेंसिटी। ठीक है, ये ऊपर मात्रा गलत लगी हुई है, वही ध्यान रखना इस मात्रा का। ठीक है, थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर हो गई, बहुत दिनों से इंग्लिश पढ़ाई नहीं मैंने। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, M1 L0 T-3, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। और टेम्परेचर मतलब केल्विन, सो केल्विन की पावर 4 हो गया, तो कुल मिला के जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा M1 L0 T-3 और केल्विन की पावर -4। ठीक है। तुम इसके वो भी लिख सकते हो, यूनिट्स, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे करके भी इसको बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं थोड़े कुछ क्वांटिटीज आपको देके जा रहा हूँ, फॉर्मूले भी लिखा के जाऊंगा, चिंता मत करना, पर आपको निकालनी पड़ेगी वो क्वांटिटीज। मैं आपको 9 क्वांटिटीज दे रहा हूँ, ध्यान रखना। फॉर्मूले भी दूंगा, डोंट वरी, आपकी सुविधा के लिए दूंगा, आपको निकालना है उसमें से। नंबर 12 पे है विभवांतर, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। फिजिक्स में किसी भी तरह का विभवांतर हो, सबकी विभा सेम ही होती है, पोटेंशियल कोई भी हो सबकी विभा सेम होती है। पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हो, वर्क अपॉन चार्ज। ये आपको हिंट दे दिया मैंने विभवांतर निकालने के लिए। नंबर 13 है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है R = V/I। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से निकाल सकते हो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अगला है धारिता, धारिता मतलब कैपेसिटेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = Q/V। Q बराबर CV होता है, सिंपल सा। Q मतलब चार्ज, C मतलब V मतलब वोल्टेज, विभवांतर वो ऊपर जो लिखा था ना विभवांतर, वही होता है। अगला है वीन्स कांस्टेंट, वीन नियतांक। नंबर 15 पे है वीन नियतांक। वीन कांस्टेंट, तो एक फॉर्मूला होता है लेमडा बराबर B/T, वीन, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं इसको, वीन का विस्थापन नियम। अब वीन कांस्टेंट B होता है और B बराबर लेमडा मल्टीप्लाई विद T। लेमडा को वेवलेंथ कहा जाता है बेटा, लेमडा को वेवलेंथ कहा जाता है और टी को टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, लेमडा को वेवलेंथ और टी को टेम्परेचर कहा जाता है, इससे इसका रीवे सूत्र आप लोग निकालेंगे। अगला है चुंबकीय फ्लक्स,
मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर 16 पे है चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई विद द एरिया। ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अगला है सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट। सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट हिंदी में बोलते हैं स्व प्रेरण गुणांक। स्व प्रेरण गुणांक या फिर सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट एल। फॉर्मूला क्या होता है देखो, फ्लक्स बराबर प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो ऊपर चुंबकीय फ्लक्स है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, आई मतलब करंट होता है बेटा, ये करंट है, धारा। ठीक है, तो जब इसको बराबर करते हैं तो ये एल आई के बराबर होता है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स बटा करंट। इस फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा क्या होता है स्व प्रेरण गुणांक। अगला है दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। देखो प्रवणता कोई भी हो, समय के स्थिति के सापेक्ष अवकलन होता है। किसी भी चीज की प्रवणता का मतलब होता है स्थिति के सापेक्ष अवकलन, उस चीज में अधिकतम परिवर्तन की दर। और अधिकतम परिवर्तन की दर को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, कैसे, दूरी से डिवाइड करके या समय के सापेक्ष स्थिति के सापेक्ष अवकलित करके। तो अगला जो है वो है दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। या फिर प्रेशर ग्रेडियंट, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है दाब बटा दूरी, मतलब डायमेंशन ही बता रहा हूँ मैं, डीपी अपॉन डीएक्स होता है वैसे इसका फॉर्मूला। बट मैंने आपको बता दिया दाब बटा, दाब आपको समझ में आता है ना, दाब क्या होता है। दाब का मतलब होता है बल बटा क्षेत्रफल। नहीं पता हो तो बता दूंगा आपको, बल बटा क्षेत्रफल को बोलते हैं दाब। अगला है गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। 19 नंबर है गैस नियतांक। गैस कांस्टेंट मतलब गैस नियतांक, हिंदी में इतना आप लोग इंग्लिश में बोला। गैस नियतांक मतलब आर की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल के ऊपर डिपेंड करता है हालांकि ये। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एक फॉर्मूला होता है, उससे तुमको गैस नियतांक आर का निकल जाएगा। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और टी मतलब टेम्परेचर। बस फटाफट से इन क्वांटिटीज के डायमेंशन लिखो अभी के अभी, थोड़ी ही देर में, 5 मिनट के अंदर अंदर सबकी डायमेंशन लिख लो, फिर मैं आफ्टर 5 मिनट सबकी डायमेंशन लिख दूंगा और आप चेक करेंगे कि क्या आपने सही लिखा है या गलत। जल्दी करो, अभी तो बहुत सारी क्वांटिटीज है यार, आधी क्वांटिटीज हुई है तो आधी और कल करेंगे, आधी से भी ज़्यादा है। पहले ये तो करो, फिर बात की बात सोचेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वांटिटीज इन फिजिक्स, टाइम लगेगा इनको पूरा करने में। और हाँ आप ये तो करो पहले, इनकी मैं बताऊंगा आपको भी थोड़ी देर बाद।
हो गए 5 मिनट खत्म। अब बताओ, सबकी लिखी है आपने डायमेंशंस या कुछ की बच रही है? मैं लिख देता हूँ, जिनकी बच रही है उनकी बाद में लिख लेना, ठीक है, घर पे। और फिर भी अगर दिक्कत आए तो मुझे बोल देना। अभी भी अगर कोई दिक्कत हो किसी भी डायमेंशन में तो मुझे बता देना भाई। मैं आपको लाइन टू लाइन सारी डायमेंशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले थी विभवांतर की, इसकी डायमेंशन है M1L2 T-3 A-1, मतलब एम्पियर -1। प्रतिरोध की डायमेंशन है M1L2 T-3 A-2। धारिता की डायमेंशन है M-1 L-2 T4 A2। वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, वीन नियतांक की डायमेंशन है M0 L1 T0। देखो उसमें तो खैर दिख रहा है ना, लैम्डा मतलब लेंथ होती है, T मतलब टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का तो केल्विन होता है, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स का डायमेंशन है, चुंबकीय फ्लक्स का डायमेंशन है M1L2 T-2 A-1। M1L2 T-2 और A-1। स्व प्रेरण गुणांक, इसका डायमेंशन है M1L2 T-2 और A-2, ठीक है। दाब प्रवणता, इसका डायमेंशन है बेटा M1 L-2 और T-2। गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट जो है उसका डायमेंशन है M1L0 T-2 K-1। और इसमें एक और होता है मोल, क्योंकि वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो मोल में भी आएगा ये, मोल माइनस में। बोलो कोई दिक्कत? हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन के रूप में ही लिखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि हम जितने भी डायमेंशंस लिखेंगे वो सब फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब हालांकि बहुत सारी क्वांटिटीज है, वो हम कल लिखेंगे। अब ट्रांसलेशनल मोशन के लिए बात करेंगे पहले, फिर रोटेशनल मोशन के लिए बात करेंगे, ठीक है। उनमें फिर हम बहुत सारी क्वांटिटीज की बात करेंगे। अच्छा L1 होगा क्या? रुको 1 मिनट। प्रेशर हो गया, फोर्स अपॉन ये, मोल हो गया ये। रुको चेक करने दो मुझे, लेट मी चेक। हाँ हाँ वो तो खैर सही है, फोर्स अपॉन इससे वॉल्यूम से वो बनी आएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट लेट मी चेक वंस, let me check। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का होता है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो मीटर और मीटर क्यूब मिलके मीटर 4 बन गया ना बेटा।
तो एल तो 2 होना चाहिए, 1 क्यों होगा फिर? क्यों? एल आपका 2 नहीं होगा क्या? अरे हाँ, तो L2 होगा मेरे हिसाब से तो। L2 होगा। अब ठीक है। ठीक है। चलो, अब बाकी की क्वांटिटीज़ के बारे में कल डिस्कस करेंगे। ऐसी ही बहुत सारी क्वांटिटीज़ है जिनको हमको डिस्कस करना है। तो कल हम इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, ये जितनी भी क्वांटिटीज़ है कल हम फटाफट फटाफट पढ़ेंगे, ताकि ये सब क्वांटिटीज़ जो है वो ख़त्म हो पाए और फिर हम एक नया टॉपिक शुरू कर पाए। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। बाय बाय।